हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देखें द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल टर्म्स की, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे 10 महत्वपूर्ण लीगल टर्म्स की जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर उनके आने की संभावना है। ये सभी लीगल टर्म्स पिछले प्रीवियस एग्जाम में जो क्लैट या बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम या फिर जो भी विभिन्न प्रकार के लॉ के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनसे जो प्रीवियस प्रश्न हैं उनसे कलेक्ट किए गए हैं, उनसे पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। आज हम इन लीगल टर्म्स को हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास करेंगे, दोनों में जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए। तो आइए आज शुरू करते हैं। तो आज हमें बात करनी है लीगल टर्म्स की और हम 10 लीगल टर्म्स की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, हमने 10 लीगल टर्म्स को लिखा, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहला लीगल टर्म्स है जिसका नाम है एकॉम्प्लिस। ये अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस एकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है? एकॉम्प्लिस मतलब होता है, हम हिंदी में बात करें तो अपराध करने में सहायता करने वाला। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे याद करिएगा। कैसे याद होगा एकॉम्प्लिस? तो एकॉम्प्लिस याद होगा, जस्ट आपको याद करना है सहायता, अर्थात क्या? पार्टनर। ध्यान दीजिए, जैसे कि आप कोई क्राइम करते हैं या अपराध करते हैं तो आपके साथ जो व्यक्ति उस अपराध में शामिल होता है, पार्टनर इन क्राइम होता है, वही क्या कहलाएगा? एकॉम्प्लिस कहलाएगा। मतलब कोई अपराध है, मान लीजिए आप चोरी करने जाते हैं, उस चोरी करने में यदि आप कोई व्यक्ति सहायता करता है, जैसे मान लीजिए ए और बी क्या हैं, जाते हैं किसी के मकान में चोरी करने के लिए, तो ए चोरी करता है तो बी उसका क्या हुआ? एकॉम्प्लिस हुआ, अर्थात पार्टनर इन क्राइम हुआ। समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम बात करते हैं दूसरे लीगल टर्म्स के जिसका नाम है ट्रेसपास। इसका बहुत सिंपल तरीके से याद हो सकता है। मान लीजिए किसी की कोई संपत्ति है, चोरी करने के आशय से, कोई दुराशय से। ध्यान दीजिएगा, अपराध तभी होगा जब उसके इंटेंशन क्या होगी, वो क्या होगी? दुराशय होगा, गिल्टी माइंड होगा, तभी वह चीज हो सकती है क्राइम। तो ट्रेसपास का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के संपत्ति में क्या करना? अनलॉफुल तरीके से प्रवेश करना, इंटर करना। अब क्या है कि द एक्ट ऑफ अनलॉफुल एंटरिंग इनटू अनदर्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड ट्रेसपास। मतलब कि कोई व्यक्ति की संपत्ति, मान लीजिए एक ये क्या है? संपत्ति है, उसका मकान है, ठीक। अब बी क्या करता है? उसमें अनलॉफुल तरीके से क्या करता है? ए की संपत्ति में प्रवेश करता है बिना उसकी इजाजत के, बिना कोई चीज के, गिल्टी माइंड के तहत। तो यहां पर बी कौन सा क्राइम कर रहा है? वह कर रहा है क्या? ट्रेसपास कर रहा है। समझ में आ गया होगा सिंपल तरीके से। अगले हम टर्म्स की चर्चा करते हैं, इग्नोरेसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूट। अब यह जो लीगल टर्म्स है, ये लीगल फ्रेज है, काफी महत्वपूर्ण है। इसको अधिकतर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब होता है क्या कि आप इसे समझें कि विधि या कानून की भूल मान्य नहीं है। इसका यदि इंग्लिश में बात करें तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब इसको हम समझेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिए। इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, आप जा रहे हैं रास्ते में, पुलिस वाले रोका और कहा कि इस आपने कोई उल्लंघन किया, किसी भी चीज का, किसी भी चीज नियम का उल्लंघन किया और आपको फाइन भरना है 500 रुपए। यदि आप ये कहें कि सर मुझे इस कानून या इस नियम की चीजें मालूम नहीं थी, तो आप यह कहकर नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर लॉ का इग्नोरेंस, अर्थात जो विधि का भूल मान्य नहीं माना जाता है। लेकिन यदि आप वहीं पर फैक्ट या तथ्य की भूल की बात करेंगे तो वह एक एक्सक्यूज हो सकता है, अर्थात जो फैक्ट का वो एक्सक्यूज होगा वो माना जाएगा, लेकिन लॉ का एक्सक्यूज यहां पर नहीं माना जाएगा। ये बात हर समय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है कि फैक्ट की भूल मान्य है कि नहीं, कि लॉ की भूल मान्य है कि नहीं। यदि लॉ की पूछेगा तो नहीं मान्य है, फैक्ट की बात की जाए तो वह मान्य हो सकती है। इसलिए विधि की भूल मान्य नहीं है, अर्थात इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली हम बात करेंगे क्विड प्रो क्यो। अब इसका मतलब क्या है? एक दूसरे के लिए, बहुत सिंपल याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे के लिए अर्थात वन फॉर एनदर, सिंपल है, याद हो गया। अगली बात हम करेंगे एब्सकॉन्डर, अर्थात अब हिंदी में क्या मतलब है? न्यायालय के देख रेख से भागा हुआ, या फिर हम इंग्लिश में बोल लें ऑनलुकर। मान लीजिए, इसको समझेंगे कैसे? मान लीजिए न्यायालय कोई केस चल रहा हो, न्यायालय ने वादी प्रतिवादी में से किसी एक को, मान लीजिए ए को कहा कि आप इस, मतलब जब तक केस चल रहा है आप इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते।
तो उस समय क्या करता है, ए बिना बताए न्यायालय के शहर छोड़ के चला जाता है या फिर उसकी देखरेख के संरक्षण से बाहर हो जाता है, तो यह क्या कहलाएगा, एब्सकॉन्डर कहलाएगा। मतलब कि न्यायालय के देखरेख से भागा हुआ या फिर ऑन लुकर। अब हम बात करें अगले टर्म्स की, तो वो है कैपिटल पनिशमेंट। अधिकतर आप लोगों के केसेस पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उनमें जो लोगों को कैपिटल पनिशमेंट वर्ड कहीं ना कहीं यूज देखने को मिल जाएगा। जिन्होंने बहुत अधिक संज्ञेय अपराध किया है, तो वो क्या है, मृत्यु दंड की बात की जाती है। कैसे, कैपिटल पनिशमेंट ही होता है क्या, स्टेट सेंटेंस ऑफ डेथ। अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे याद होगा, सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु या पर्सन की डेथ हो सकती है। तो यही जो सबसे बड़ा पनिशमेंट है वो डेथ है, वही क्या कहलाता है, कैपिटल पनिशमेंट कहलाता है। तो यदि आपको बात कर दे कि कैपिटल पनिशमेंट क्या है, तो वह है सेंटेंस ऑफ डेथ या फिर मृत्यु दंड को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल ऑफेंस भी क्या होता है, वही ऑफेंस जिसके लिए क्या दिया जा सके, कैपिटल डेथ सेंटेंस दिया जा सके या फिर मृत्यु दिया जा सके, मृत्यु दंड हुआ क्या है, कैपिटल ऑफेंस है। अब हम बात करेंगे अगले लीगल टर्म्स की, सब जुडिस। अब सब जुडिस क्या है, सिंपल है, एकदम आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद करेंगे, यदि हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है न्यायालय के विचाराधीन विधि। न्यायालय के विचाराधीन विधि, या फिर हिंदी में बात करें तो वह होगा अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि न्यायालय के अधीन कोई कानून या विधि या नियम है, वह क्या कहलाएगा, सब जुडिस कहलाएगा। मतलब अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, सिंपल है। अब हम अगले टर्म्स की चर्चा करें तो वह है क्या, डेलिक्वेंट चाइल्ड। डेलिक्वेंट चाइल्ड अब क्या है, जैसे मान लीजिए, यदि हम इसको समझेंगे कैसे, कोई बच्चा है, यदि बच्चा कोई अपराध करता है तो वह बच्चे के लिए जो टर्म है वह क्या है, डेलिक्वेंट चाइल्ड, अर्थात बच्चा जिसने अपराध किया हो। मतलब अ चाइल्ड हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड डेलिक्वेंट चाइल्ड। याद हो गया होगा। हम इसको दोबारा भी इस वीडियो के अंत में जल्दी से हम लोग इन 10 को जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, एकदम धड़ल्ले से लाइक कीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी, अगले टर्म्स की, बाईगैमी। बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, कई लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। वह बात है बाईगैमी क्या होती है, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए क्या है, एक व्यक्ति है, वह क्या करता है कि पहले से ये क्या है, शादीशुदा है। ए पहले से शादीशुदा है, लेकिन फिर भी बिना डाइवोर्स किए शादी के रहते वो क्या करता है कि बी से विवाह करता है। तो एक कौन सा ऑफेंस क्राइम कर रहा है, तो वह कर रहा है क्या, बाईगैमी। अर्थात पहली शादी के रहते दूसरा विवाह करना ही क्या कहलाता है, बाईगैमी। मतलब इंटरिंग इनटू अ सेकेंड मैरिज व्हाइल द स्पाउस इज लिविंग। अब हम बात करें अगले लास्ट की कि कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है। आप लोग अक्सर एग्जाम में देखे होंगे, 2 प्रकार के ऑफेंस दिए जाते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन कौन से, कॉग्निजिबल ऑफेंस या फिर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। मतलब होता क्या, आगे समझ लेते हैं। यदि कॉग्निजिबल ऑफेंस पूछे तो ये एक ऐसा ऑफेंस या ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी को यह राइट होता है, यह अधिकार होता है कि वह किसी व्यक्ति को बिना वारंट, ये टर्म हर समय याद करिएगा, यही बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसी से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। मतलब अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज कॉल्ड कॉग्निजिबल ऑफेंस। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई एक ऐसा अपराध किया जो संज्ञेय कैटेगरी में आता हो, मतलब इसका क्या होता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस का संज्ञेय अपराध ही होता है। तब उस कंडीशन में उस पुलिस अधिकारी को यह राइट है, यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को जिसने वह क्राइम किया हो उसको बिना वारंट के क्या कर सके, अरेस्ट कर सके, गिरफ्तार कर सके। अब ऐसे ये होते कौन से हैं ऑफेंस, ध्यान दीजिए। जैसे कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, मर्डर किया, रेप किया, इन सब ऐसे जो क्या हो कि सीरियस या हाई कैटेगरी वाले ऑफेंस हो, वह क्या कहलाते हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस। अब समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए एक बंदा है, वह क्या किया कि बी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। अब ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, कॉग्निजिबल। क्यों, क्योंकि यहां पर सी जो कि एक क्या है, पुलिस ऑफिसर है, उसको यह विदाउट वारंट क्या कर सकता है, वह ए को अरेस्ट कर सकता है।
किसको? ए को। तो ये किस कैटेगरी में आया? कॉग्निजिबल ऑफेंस के। लेकिन यदि हम बात कर दें वहीं पर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए कॉग्निजिबल में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, यदि वहीं पे नॉन लग जाए अर्थात क्या हो जाएगा, उसका मतलब सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, नहीं, अर्थात विदाउट वारंट वो अरेस्ट नहीं कर सकता। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में। देखिए कॉग्निजिबल ऑफेंस या फिर संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनकी ऑफेंस या फिर क्राइम या अपराध की सीमा क्या होती है? अत्यधिक बहुत ज्यादा होती है, अर्थात इसमें अपराध की श्रेणी उच्च होती है। अब हम बात करें ये जो ऑफेंस होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस, इसमें जो ये पुलिस अधिकारी होता है इसको अधिकार है कि जो वारंट कौन इशू करता है? मजिस्ट्रेट इशू करता है। इस बिना मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन के जिस व्यक्ति ने यह क्राइम कमिट किया है उस व्यक्ति को यह पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। तो यही चीज क्या कहलाएगी? कॉग्निजिबल ऑफेंस कहलाएगी। ठीक, अब हम बात कर लें जल्दी से फिर सभी चीजों की कि कॉम्प्लिस मतलब अपराध करने में सहायता करने वाला। अब हम बात करें ट्रेस पास, किसी व्यक्ति के संपत्ति में अनलॉफुल तरीके से प्रवेश करना ही क्या कहलाता है? कहलाता है ट्रेस पास। इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूट का मतलब विधि या कानून की भूल मान्य नहीं है। क्विड प्रो क्यू मतलब वन फॉर एनदर। एब्सकॉन्डर मतलब न्यायालय के देखरेख से भागा हुआ। वहीं कैपिटल पनिशमेंट की बात करें तो डेथ सेंटेंस या फिर मृत्युदंड। सब जुडिस का मतलब न्यायालय के विचाराधीन कोई विधि या फिर अंडर कंसिडरेशन ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ। डेलिक्वेंट चाइल्ड मतलब बच्चा जिसने कोई अपराध किया हो, और चाइल्ड कमिटेड एन ऑफेंस। बाइगेमी मतलब पहली शादी के रहते दूसरा विवाह करना। और कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट क्या कर सके? गिरफ्तार कर सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इन सभी 10 लीगल टर्म्स में से कितनी लीगल टर्म्स आपको याद हो गई, आसानी से समझ में आ गई, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि कोई परेशानी हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको सभी समस्याओं को समझाने का प्रयास करें, सुलझाने का प्रयास करें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।